वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स से दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर हल करें क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले भी दोस्तों हमारे जो चैप्टर वाइज फिजिक्स एमसीक्यू वाली सीरीज है उसके अंदर करवा चुका हूँ। तो दोस्तों आप उस यानी कि दोस्तों इस वीडियो की सहायता से आप दोस्तों इसकी जो हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज है उसका भी रिविजन हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो की सहायता से आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा करने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर कितना स्कोर किया। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, इसके अंदर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा घर्षण बल को न्यूनतम किया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा अपन फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, यानी दोस्तों घर्षण को कम कर सकते हैं। बॉल बियरिंग द्वारा, स्नेहक द्वारा, पॉलिश द्वारा, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों इन तीनों विधियों के द्वारा ही अपन घर्षण बल को न्यूनतम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे यदि कोई भी दो सतह के मध्य अपन कोई भी गोलियां डाल देते हैं तो दोस्तों वो क्या होता है कि दोस्तों जैसे ही इन दो सतहों को आपस में खिसकाएंगे तो दोस्तों जो गोली होती है वो लोटिनी गति के कारण इन दोनों के मध्य जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है। स्नेह का मतलब क्या है कि दोस्तों यदि अपन कोई भी दो सतह के मध्य ऑयल वगैरह डाल देते हैं, यानी कोई भी तेलीय पदार्थ डाल देते हैं तो दोस्तों भी इन दोनों सतहों के मध्य घर्षण कम हो जाता है। और यदि दोस्तों यानी कि ये जो हमारी दो सतह हैं इनके दो ऊपर यदि तो पॉलिश कर देते हैं तो पॉलिश के कारण दोस्तों यानी जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है। तो दोस्तों इसके भी द्वारा अपन घर्षण को कम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों बॉल बियरिंग, स्नेहक एवं पॉलिश द्वारा तीनों के ही द्वारा हमारा जो फ्रिक्शन होता है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। द्वितीय क्वेश्चन में क्या है कि सरल लोलक के लिए एल व टी के बीच ग्राफ होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारा कोई एक सिंपल पेंडुलम है उसके लिए एल एवं टी के बीच ग्राफ कैसा होता है। हाइपरबोला, पैराबोला, एक कर्वल लाइन या स्ट्रेंथ लाइन। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो एल एवं टी के बीच ग्राफ कैसा होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g होता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में से अपन देखते हैं कि जो हमारा टी होता है दोस्तों वो रूल एल के यानी रूट एल के समानुपाती होता है। यहाँ से अपन दोस्तों इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो हमारा टी स्क्वायर होता है वो समानुपाती होता है एल के। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो टी स्क्वायर है वो किसके समानुपाती आ गया, एल के। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो पैराबोला होता है, परवलय होता है, उसकी इक्वेशन दोस्तों आपने पढ़ी होगी एक्स इज इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है। तो इस इक्वेशन में अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो एक्स स्क्वायर होता है वो द्विघातांकी होता है और दोस्तों दूसरा चर जो y होता है वो एक घातांकी होता है। तो दोस्तों इसकी जो तुलना है अपन इससे कर सकते हैं कि हमारा जो एक चर है दोस्तों वो द्विघातांकी है, दूसरा चर है वो एकघातांकी है। तो दोस्तों कहीं पर भी यदि आपको ऐसी कंडीशन प्राप्त हो जाए एक चर द्विघातांकी एक चर एकघातांकी तो दोस्तों हमेशा उन दोनों के मध्य जो ग्राफ होता है वो एक परवलयकार होगा, क्योंकि परवलय का समीकरण भी हमारा इस प्रकार से होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है कि तनी हुई रबर में होती है। दोस्तों आपको बताना कि यदि हमारा कोई रबर है, यदि दोस्तों आप अपनी इसको स्ट्रेच कर देते हैं यानी इसको खींच देते हैं यानी तनी हुई अवस्था में कर देते हैं तो आपको बताना है कि दोस्तों इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है। बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा, बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा, घटी हुई गतिज ऊर्जा या घटी हुई स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी खींचे हुए रबर के अंदर दोस्तों हमारी एक इंक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी दोस्तों इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। दोस्तों ऐसा किस लिए होता है क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये रबर के अणु दोस्तों इस प्रकार से होते हैं जैसे ही दोस्तों अपने इसको खींचते हैं तो ये जो अणु होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, यानी दोस्तों अणु के मध्य की दूरी बढ़ने के कारण इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ जाता है। तो इस कारण दोस्तों याद रखना तनी हुई रबर में दोस्तों हमेशा बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है यानी चौथा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि किसी प्रक्षेपक के मार्ग के लिए शिखर पर त्वरण होता है। दोस्तों आपको बताना है यानी कोई हमारी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इस प्रकार से। तो दोस्तों इसका जो शिखर होता है इस शिखर के मान पर बताना है कि दोस्तों जो हमारा त्वरण होता है वो अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है या गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। तो दोस्तों याद रखना इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो प्रक्षेपक गति होती है उसके अंदर दोस्तों त्वरण का मान होता है वो हर जगह समान होता है दोस्तों, वो कभी भी चेंज नहीं होता। यानी इसके अंदर दोस्तों हर जगह गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, क्योंकि दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारी
इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो क्षितिज यानी वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी का जो क्षितिज घटक है वो हमेशा यूं कॉन्स्टेंट होता है दोस्तों। इसका मान नियत रहता है, यानी कभी भी यानी चेंज नहीं होता। बल्कि दोस्तों हमारी इस वे का जो ऊर्ध्वाधर घटक यूं कॉन्स्टेंट होता है वो हमेशा जी त्वरण से चेंज होता रहता है। तो दोस्तों किसी भी स्थान पर पूछा जाए तो हमारा जो त्वरण होता है इसके अंदर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण होता है और उसका मान होता है जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी किसी प्रक्षेपक के मार्ग के लिए जो शिखर पर त्वरण होता है वो हमेशा जी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु की चाल को दोगुना किया जाता है तो इसका त्वरण दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, या इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, या इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। दोस्तों आपको बताने की कोई हमारी बॉडी है वो मान लेते हैं वी वेलोसिटी से यानी मूविंग कर रही है। यदि इसकी स्पीड को दोस्तों अपन 2 टाइम्स कर देते हैं यानी डबल कर देते हैं, तो आपको बताना है कि दोस्तों कौन सी ऐसी राशि होगी वो है भी दोगुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो संवेग है वो भी दोगुना हो जाएगा यदि अपन वस्तु की चाल को दोगुना करते हैं। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो संवेग का फॉर्मूला होता है वो हमारा P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो P समानुपाती होता है वो V किस होता है। तो यदि दोस्तों अपन V को अपन दोगुना करेंगे तो हमारा जो संवेग होगा मोमेंटम होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल्कि देखिए दोस्तों हमारा जो ए ऑप्शन में त्वरण दिया हुआ है और हम जानते हैं जो त्वरण का फॉर्मूला होता है वो V2 माइनस V1 अपॉन में टी होता है। यानी दोस्तों यह वेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, नहीं कि दोस्तों यदि इसकी चाल को दोगुना कर देंगे तो यह भी दोगुना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारी यह समय पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें समय की बात कोई दी नहीं ही इसके अंदर, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा। दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। तो ये तो हमारी 4 गुनी होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमें डबल दी हुई है, तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यह v² के समानुपाती होता है। और यानी चौथे ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ कि स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का तो फॉर्मूला ही mgh होता है, यानी ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी यदि अपन स्पीड को दोगुना करेंगे तो मोमेंटम भी दोगुना हो जाएगा। अब आपके लिए छठवां क्वेश्चन है, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बृहस्पति की कक्षीय चाल है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह होता है जब वह दोस्तों सूर्य के चारों ओर गति करता है तो इस चक्रण के दौरान बताने की दोस्तों इसकी जो स्पीड होती है वो पृथ्वी ग्रह की यानी जो पृथ्वी होती है इसकी स्पीड के सापेक्ष से अधिक होती है, कम होती है, या इसके बराबर होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए क्या होगा। दोस्तों यदि आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है यानी पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम, तो आपको बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो केपलर का द्वितीय नियम है, या अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा कोई भी ग्रह है यदि वह सूर्य के चारों ओर गति करता है तो दोस्तों इसका जो कोणीय संवेग होता है mvr, यह हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों यदि हमारा जहाँ पर v का मान कम होगा वहाँ पर r का मान अधिक होगा, यदि जहाँ पर r का मान कम होता है तो वहाँ पर v का मान अधिक हो जाएगा। यानी दोस्तों इन तीनों का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो केपलर का द्वितीय नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, यानी कि दोस्तों इसका मान हमेशा संरक्षित रहता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो बृहस्पति की दूरी होती है वो सूर्य से वो पृथ्वी की तुलना में अधिक होती है। तो दोस्तों यानी इसकी दूरी का मान अधिक होने के कारण इसकी वेलोसिटी का मान कम होना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो बृहस्पति की कक्षीय चाल होती है वो पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए सातवां क्वेश्चन है, यानी सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्लांक नियतांक h के लिए विमीय सूत्र है। दोस्तों आपको बताना है यानी कि 4 विमीय सूत्र दिए हुए हैं, तो इनमें बताना है कि कौन सा प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो एक होता है एच म्यू। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो म्यू होता है ये तो आवर्ती होता है, ई एनर्जी होता है, और जो एच होता है ये प्लांक नियतांक होता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में से यदि अपन प्लांक नियतांक की विमा निकालेंगे तो हमारे इसका फॉर्मूला होगा एच म्यू। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो एनर्जी की विमा होती है वो m1l2t-2 होती है। और बल्कि दोस्तों हमारी जो म्यू की विमा होती है यानी आवर्ती की वो t-1 होती है। तो दोस्तों यदि अपन इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो प्लांक नियतांक की विमा आपको प्राप्त हो जाएगी वो m1l2t-1 प्राप्त होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है या प्लांक नियतांक होती है उसकी विमा होती है m1l2t-1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आठवां क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु जब तक गतिमान रहती है
कि जब तक दोस्तों आपको बताना कि कोई एक वस्तु है वह तब तक गतिमान होती है कि जब तक उस पर लगने वाले परिणामी बलों का मान घटने लगता है या उसका परिणामी बल शून्य हो जाता है या परिणामी बल उसके घूमने की दिशा के लंबवत है या परिणामी बल का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि यदि जो फोर्स होगा वो किस प्रकार से दोस्तों यदि किस कौन सी कंडीशन में रखा जाए कि उसका दोस्तों वह एक समान गतिशील अवस्था में रहे, यानी एक समान गति करते रहे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों याद रखना, कोई वस्तु यदि कोई गतिशील है तो दोस्तों वह अपनी गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। यदि दोस्तों इस पर कई बाह्य बल लग भी रहा है तो दोस्तों यानी कि इस पर परिणामी बल दोस्तों शून्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का जो परिणामी बल है वो शून्य है तो दोस्तों यदि वह अपनी यानी जिस अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में रहेगी। यानी यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में वह स्थिर रहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो वह गति रहेगी। यदि उस पर परिणामी बल शून्य है तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी एक वस्तु पर यदि परिणामी बल शून्य है तो वह एक समान गति करती रहेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो समान विमाएं नहीं रखता। दोस्तों आपके अंदर यानी दो दो यानी युग्म के चार जोड़े दिए हुए हैं तो आपको बताना कि ऐसा कौन सा जोड़ा है जिनके यानी दोनों की विमाएं समान नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा कोणीय संवेग एवं फलांक नियतांक होता है दोनों के दोस्तों विमाएं समान होती है। इनकी विमाएं होती हैं M1L2 T-1 होती हैं। बल्कि दोस्तों हमारा जो कार्य एवं बला गुण होता है इन दोनों की विमाएं भी समान होती हैं, वो हमारी होती है M1L2 T-2 होती है। और बल्कि दोस्तों आवेग एवं हमारा जो संवेग होता है इन दोनों की विमाएं समान होती हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो दोनों का फॉर्मूला होता है वो mv होता है। तो इसे यदि अपन इसकी विमा निकालोगे तो दोस्तों हमारी m की विमा तो जाएगी हमारी m और v की विमा हो जाएगी L1 T-1। तो इस प्रकार की दोस्तों इन दोनों की विमाएं भी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों हमारा जो जड़त्व आगुण एवं बल आगुण होती हैं इन दोनों की विमाएं समान नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि जड़त्व आगुण का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा mr² होता है और बल आगुण का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, बल लगान को यानी बल गुणा यानी दूरी F/d होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों इसकी जो विमा है वो तो आपको R² का मतलब दोस्तों L2 और M का मतलब M1 यानी L2 M1 प्राप्त होगी। और इसकी विमा दोस्तों हमारी M1 L2 T-2 होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन दोनों की विमाएं समान नहीं होंगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इन जड़त्व गुण एवं बला गुण की विमाएं समान नहीं होती हैं। दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों यानी कि ये लगभग 6-7 जोड़े हैं जिन दोनों की विमाएं समान होती हैं। तो दोस्तों इन जोड़ों को आप याद रखना, यानी दोस्तों 3 जोड़े तो आपके यहाँ पर सामने आ गए हैं। दोस्तों यदि एक क्वेश्चन और आपका ऐसा जाएगा तो दोस्तों आपके सभी जोड़े हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इनको याद रखना हमेशा कि जो कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक होते हैं इन दोनों की विमाएं समान होती हैं। कार्य एवं बला गुण दोनों की विमाएं समान होती हैं और संवेग एवं आवेग इन दोनों की आपस में विमाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जड़त्व गुण एवं बला गुण की विमाएं आपस में समान नहीं होती। अब आपके लिए 10वां क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाता है। यह उछलकर 2.5 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। यदि फर्श पर के साथ यह 0.1 सेकेंड तक स्पर्श में रहे तो स्पर्श के दौरान गेंद का औसत त्वरण होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि दोस्तों एक गेंद है, यदि दोस्तों इसको 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो यह दोस्तों टकराने के बाद केवल 2.5 मीटर की ऊंचाई पर ही जाती है। और दोस्तों इस टक्कर के दौरान जो समय लगता है वो 0.1 सेकेंड का लगता है। तो आपको बताना कि इस दौरान जो एसिलरेशन होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों अपन जानते हैं जो एसिलरेशन का मान होता है वो v2 माइनस के v1 अपॉन में t होता है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि इसको 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोस्तों गिरने के दौरान जो वेलोसिटी का मान हो जाएगा यानी कि v1 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा √2gh के फॉर्मूले से यदि अपन निकालते हैं। यानी दोस्तों किसी वस्तु को यदि अपन एच साइड से गिराते हैं तो यानी गिरते समय यानी सतह पर गिरते समय उसकी वेलोसिटी का मान होता है वो √2gh होता है। तो इस फॉर्मूले में यदि दोस्तों अपन v का मान निकालेंगे v1 का तो 2 गुना
9.8 गुणा एच का मान हो जाएगा हमारा 10 है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों रूट 196 हो जाएगा अंदर। तो अपन जानते हैं ये होता है हमारा 14 का रूट। तो दोस्तों वी वन का मान आ गया हमारा 14 है। यदि दोस्तों अपन वी टू का मान निकालेंगे तो दोस्तों यह है यानी कि कितनी दूरी पर जाती है टकराने के बाद 2.5 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर एच का मान अपन रखेंगे 2.5 तो हो जाएगा 2 यानी जी का मान हो जाएगा दोस्तों हमारा 9.8 है और मल्टीप्लाई एच का मान रखेंगे 2.5 है। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे दोस्तों ये हमारा रूट 49 प्राप्त हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 7 है। तो यहाँ से देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो V2 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 7 होगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन है वो पहले ऐसे थी और टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है यानी विपरीत डायरेक्शन में हो गया है। तो दोस्तों V1 का मान तो अपन रखेंगे 14 और V2 का मान रखेंगे माइनस के 7 है। तो V2 का मान हो गया माइनस का 7 है और माइनस के यानी 14 है और यानी दोस्तों हमारा समय कितना लग रहा है वो लग रहा है 0.01 है। तो इस प्रकार से इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो ऊपर तो दोस्तों हमारा हो जाएगा माइनस के 21 और अपॉन में हो जाएगा दोस्तों 0.01 है। तो इसको यदि अपन आगे सोल्व करेंगे तो दोस्तों ऊपर जाकर के हमारा टोटल हो जाएगा 2100। तो दोस्तों इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी 2100 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो वेलोसिटी है वो पहले नीचे की ओर थी और जो एक्सीलरेशन है वो में नेगेटिव प्राप्त हो रहा है यानी कि दोस्तों इसकी विपरीत दिशा में होगा यानी डायरेक्शन में होगा यानी कि ऊपर की ओर होगा और इसका मान हमारा कितना निकल कर आया है 2100 मीटर पर सेकंड है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 11वां क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता। दोस्तों आपको क्या दिए हुए हैं कि यहाँ पर चार चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों अपन कोई भी दो सतह के मध्य यानी दोस्तों अपन तेल यानी दोस्तों कोई भी तेलीय पदार्थ डाल देते हैं तो अपन इसे बोलते हैं संनेहक। तो दोस्तों अपन संनेहक द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं। बॉल बियरिंग की दोस्तों द्वारा भी घर्षण को कम कर सकते हैं यानी दो सतहों के मध्य अपन गोलियां डाल देते हैं तो इन गोलियों की लौटनी गति के कारण इनके मध्य घर्षण कम हो जाता है। बल्कि दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर भी दोस्तों यानी वो चिकना पदार्थ होता है एक तरह से यानी दोस्तों यानी कि अनेक परतें पाई जाती हैं इसके अंदर। यदि इसे भी दो सतह के मध्य अपन रख देते हैं तो दोस्तों घर्षण का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी यदि अपन दो सतहों के मध्य यदि मिट्टी को डाल देंगे तो दोस्तों वह यानी उन सतहों को यानी और ज़्यादा खुरदरा कर देगा, क्योंकि हमारे को मिट्टी होती है वो एक खुरदरा पदार्थ है। तो इसके कारण दोस्तों जो मिट्टी है उसके द्वारा घर्षण को कम नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 12वां क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित रहती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारी पुरानी वाली घड़ी होती थी दोस्तों वो किस प्रकार से चलती थी कि इसके अंदर दोस्तों एक ही स्प्रिंग रहती थी। तो दोस्तों इस स्प्रिंग को दोस्तों अपन घुमा घुमा कर यानी बिल्कुल सटा कर यानी दोस्तों स्प्रिंग अपन एक एनर्जी यानी कंजर्व कर देते हैं यानी दोस्तों एनर्जी को अपन क्या कर देते हैं स्टोर कर देते हैं। तो दोस्तों इस एनर्जी के कारण दोस्तों हमारी जो घड़ी है वो चलती रहती। तो आपको बताना है कि जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी संरक्षित रहती थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारी जो चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग होती है उसके अंदर हमेशा स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है दोस्तों। यानी कि इस स्प्रिंग को अपन यानी कि अपने घुमाते हैं तो इस स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा हमारी संरक्षित रहती है और इसी स्थिति ऊर्जा के कारण फिर हमारे दोस्तों ये जो घड़ी की सुइयां हैं वो चलती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी चाबी भरी हुई घड़ी के अंदर हमेशा स्प्रिंग ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब आपके लिए 13वां क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टेकोमीटर वह युक्ति है जिससे मापा जा सकता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी जो टेकोमीटर युक्ति होती है उसके द्वारा कौन सी राशि का मान यानी मेजर किया जाता है यानी किसके मान को निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारी टेकोमीटर युक्ति होती है उसके द्वारा जो हमारी चाल होती है यानी घूर्णन स्पीड होती है, स्पीड और रोटेशन है, इसके मान को मेजर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जो हमारा टेकोमीटर है उसके द्वारा घूर्णन की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके लिए 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, यदि उसको x बराबर 0 से x बराबर x1 दूरी तक खींचा जाता है तो संपादित कार्य होगा। दोस्तों आपको बताना कि हमारी कोई एक स्प्रिंग है उसका जो स्प्रिंग नियतांक वो आपको K दिया हुआ है। यदि दोस्तों हमारे यहाँ पर 0 पॉइंट है यानी x बराबर 0 से दोस्तों इसको x बराबर
x1 तक खींचा जाता है, 0 से x1 तक है। तो आपको बताना है कि दोस्तों इसके अंदर जो एनर्जी यानी जो संपादित कार्य होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों संपादित कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, U इज़ इक्वल टू 1/2 kx² होता है। दोस्तों यदि इसको 0 से x1 तक खींचा गया है तो x का मान दोस्तों हमारा x1 रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 kx1² हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों कोई स्प्रिंग है, यदि उसका स्प्रिंग नेतांक k है, यदि इसको x बराबर 0 से x बराबर x1 दूरी तक खींचा जाता है तो इसके द्वारा जो संपादित कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2 kx1 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि समय t सेकंड पर एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण का विस्थापन x निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोस्तों ये कोई सूत्र दिया हुआ है, यदि इसके द्वारा दोस्तों हमारा जो विस्थापन है उसको व्यक्त करते हैं तो आपको बताना है कि जो कण का त्वरण होगा यानी एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा। दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं a0, a1, 2a2 या a2। दोस्तों हम जानते हैं यदि आपको कोई भी विस्थापन का समीकरण दिया हुआ हो तो यदि दोस्तों आप पहले यदि वेलोसिटी निकालते हैं तो यदि दोस्तों आपको जो विस्थापन है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। यदि विस्थापन का अपन टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दोस्तों हमारी वेलोसिटी का मान प्राप्त होता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका अवकलन करेंगे तो ए नोट का दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा, a1 टी का a1 हो जाएगा और a2 टी स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा 2a2 टी हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो दोबारा दोस्तों आपको वेलोसिटी का अवकलन अपन टी के सापेक्ष करते हैं तो इसका अवकलन दोबारा से करेंगे तो दोस्तों आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 2a2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके एक्सीलरेशन हमारा कितना प्राप्त हो गया 2a2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि आपको कोई विस्थापन है वो यदि टी के पदों में यदि इतना दिया हुआ है, यदि आपको त्वरण पूछा जाता है तो इसका यदि अपन 2 बार अवकलन करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 2a2। दोस्तों आज का जो इन क्वेश्चनों का रिवीजन है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको डेली यानी वीडियो की यानी हमारी 2 वीडियो मिलेंगी, सुबह तो मिलेंगे यानी चैप्टर वाइज यानी फिजिक्स के एमसीक्यू, और दोस्तों हमारा शाम को होगा उनका होगा रिवीजन। तो इस प्रकार के दोस्तों आप हमारे साथ एग्ज़ाम तक रेगुलर बनाए रहिए और हम आपकी दोस्तों जो फिजिक्स की तैयारी है या वो अपन कह सकते हैं उसकी जो प्रैक्टिस है वो दोस्तों आपको बहुत अच्छी करवा देंगे। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में यानी बिल्कुल 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से शेयर करें जिससे कि दोस्तों और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।